हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सिंह और आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंटिन्यू करूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था सेक्शन 4, 5, 6 के बारे में। आज हम इस लेक्चर में सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई कॉमेंट करना हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो हेडलाइन है बताया हुआ है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दैट मीन्स सेक्शन 7 जो बोलता है, सेक्शन 7 का अगर बेयर एक्ट लैंग्वेज की बात करें तो ये बोलता है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। मतलब ये एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है कि एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, तब वो प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा। तो ये बोलता है कि जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। और सेकेंड क्लॉज में बोलता है कि बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। अब जो क्लॉज 1 की बात करें तो क्लॉज 1 में दिया है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक्सेप्टेंस मिल गई, वैसी एक्सेप्टेंस की अगर मिल गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका अग्रीमेंट उसी टाइम फॉर्म हो गया। दैट मीन्स अगर कोई प्रपोजल, किसी ने ऑफरर ने अगर कोई प्रपोजल दिया और सामने वाले बंदे जो कि एक्सेप्टर है उसने एक्सेप्ट करा, तो दोनों के बीच प्रॉमिस बन गई, दोनों के बीच अग्रीमेंट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर बात इस सेक्शन में बताया गया है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इसे लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि मान लो कि अगर किसी ने किसी को प्रपोज किया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। अगर सपोज उसने अपनी प्राइस लिस्ट दी 1 लाख कि मैं अपनी कार 1 लाख में बेचना चाहता हूं। सामने वाला जो एक्सेप्टर है वो बोलता है कि नहीं, मुझे 95,000 या फिर 90,000 में ही चाहिए अगर देना है तो अब ये डिपेंड करता है यहाँ पे उसने क्या किया। एक्सेप्टेंस जो उसका था वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड नहीं था। उसने और भी नेगोशिएशन के टर्म अब बाकी कर दिए। अब इसका मतलब अगर एक्सेप्टर ने ये बात बोला कि मुझे 90,000 में चाहिए, तो इसका मतलब कि अब प्रोपोजर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी बात मानता है या नहीं। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि जो ओरिजिनल प्रोपोजर है वही लास्टली एक्सेप्टर बनता है। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल के मीडियम से समझते हैं। लाइक यहां जो ए है, सपोज यहां जो ए है और इसने प्रपोजल दिया बी को। अगर ए बोलता है कि मैं तुम्हें 1 लाख में अपनी कार दूंगा, ठीक, बी बोलता है कि मुझे जो है 90,000 में ही चाहिए, 90,000 में चाहिए। अब यहाँ पे जो इसका एक्सेप्टेंस है वो क्या हुआ कि अनक्वालिफाइड नहीं रहा, एब्सोल्यूट नहीं रहा। अब ये डिपेंड करता है ए पे कि उस टर्म को मानेगा कि नहीं। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि ये जो ए है जो कि प्रपोजर था वो उससे ही एक्सेप्ट करना है। मतलब काउंटर प्रपोजल की बात अगर बात करें, अगर काउंटर प्रपोजल की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि काउंटर प्रपोजल में जो प्रपोजर ओरिजिनल प्रपोजर होता है वही एट लास्ट एक्सेप्टर बन जाता है। तो आगे की बात करते हैं। अब बात किया है कि अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि बिना किसी निगोशिएशन के। तो बात आती है कि क्या कोई अगर सपोज लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी किया जाता है तो उस इंक्वायरी को भी हम काउंटर प्रपोजल समझेंगे। लाइक सपोज अगर मैंने अपने फ्रेंड को, वही कार वाला एग्जांपल, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। तो अगर सपोज फ्रेंड ने मेरे एक्सेप्ट कर लिया, फ्रेंड बोला कि ठीक है मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद फ्रेंड मुझसे बोलता है कि यार तेरी कार की स्पीड तो अच्छी है। तो अगर सपोज इसने, मेरे फ्रेंड ने अगर मेरे से इंक्वायरी की कार के बारे में, तो क्या उससे काउंटर प्रपोजल माना जाएगा? क्या उसे ये समझा जाएगा कि जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड नहीं है? आंसर इज नो, क्योंकि उसने बस उस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की। उसका ये इंटेंशन नहीं था कि मेरे टर्म एंड कंडीशन पे फिर से प्रपोजल को, अपना जो ऑफर है उसको चेंज करना। उसका ये इंटेंशन नहीं था। उसका बस ये इंटेंशन था कि सारे टर्म एंड कंडीशन प्रपोजल के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, बस मैं उस प्रोडक्ट के बारे में जान लूं कि क्या है। उसका इंटेंशन खरीदना था, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बस इंक्वायरी को हम काउंटर प्रपोजल नहीं बोल सकते।
लाइक वही लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में अगर बात करें तो अगर इंग्लिश लॉ की बात करें तो लेटर ऑफ इंटेंट को या फिर इंडियन लॉ में भी दोनों सेम है। लेटर ऑफ इंटेंट को काउंटर प्रपोजल जैसा नहीं माना जाता है, इसे अनक्वालिफाइड ही माना जाता है। जैसे कि अगर इंग्लिश लॉ की बात करें तो लेटर ऑफ इंटेंट को लाइक एमओयू माना जाता है। एमओयू के बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो एमओयू बेसिकली क्या होता है कि उसमें कोई भी लीगली इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। लाइक उसे कॉन्ट्रैक्ट का शेप नहीं दिया जाता है, उसे वो बस एक टाइप का अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी के बीच, जिस अग्रीमेंट को देख के ये लगता है सामने वाले थर्ड पार्टी को कि हाँ दोनों पार्टी का इंटेंशन जो था वो बहुत फेथफुल इंटेंशन था और वो चाहते थे कि दोनों के बीच कुछ रिलेशन हो। तो उसमें जो उन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट के टाइप का होता है। तो लेटर ऑफ इंटेंट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप मतलब फॉर्म नहीं माना जाता है, कोई शेप नहीं दिया जाता है। सो लेटर ऑफ इंटेंट की अगर बात करें तो उसके चलते भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइक दैट मीन्स कि अगर मान लो कि अगर मैंने किसी को प्रपोजल दिया है और उसे एक्सेप्ट करना है तो उसे अपनी एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी एब्सोल्यूट देनी होगी। ये नहीं कि उसने कोई लेटर ऑफ इंटेंट सेंड कर दिया और उसे ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंग्लिश लॉ और जो इंडियन लॉ दोनों में लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब बस एमयू टाइप का होता है, मतलब इसे कॉन्ट्रैक्ट में लीगली इन्फोर्सिबिलिटी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि सेक्शन 8 है हमारा। सेक्शन 8 के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। लाइक एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग ए कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। मतलब आपका जो एक्सेप्टेंस होगा वो आपके कंडीशन को परफॉर्म करने से ही हो जाएगा। लाइक हमने देखा था वो एग्जाम्पल कार्लिल वाला एग्जाम्पल, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, जो स्मॉल वॉल कंपनी 1893 का केस है। उसमें जैसा कि हमने देखा था कि अगर जनरल ऑफर हो या फिर स्पेसिफिक ऑफर भी हो, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशन ऐसे हो जिसमें सामने वाले बंदे को किसी भी टाइप का एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली नहीं देना होता है, बल्कि अपने कंडक्ट से वो शो कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस। लाइक मैंने उसमें पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में जो वहाँ पे जो कोर्ट थी, कोर्ट ने ये कहा कि एक ऑबिटर दिया था, एक ऑब्जर्वेशन दिया था कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये बताया कि अगर सपोज मेरा कुत्ता खो जाए तो क्या जो ढूंढने वाला पर्सन है, जो सर्च करने वाला पर्सन है, क्या मुझे लेटर लिखेगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं ढूंढने जा रहा हूँ, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ? तो नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे फैक्ट और सर्कमस्टांस ऐसे मिलते हैं जहां पे आपका कंडक्ट, आपका जो आपने कोई कंडीशन को परफॉर्म कर दिया वही शो करता है कि आपने एक्सेप्टेंस कर ली। तो ये था हमारा सेक्शन 8, जो कि बोलता है कि जैसा कि मैंने बताया कि परफॉर्मिंग कंडीशन या फिर रिसीविंग कंसिडरेशन से ही हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो हो जाता है। बात करते हैं सेक्शन 9 की। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था सेक्शन 9 के बारे में। तो सेक्शन 9 हमारा ये बोलता है कि जो प्रोमिसेज होते हैं वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों होते हैं। मतलब कि ये तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो ये आप खुद ही जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। कि जो प्रोमिसेज होते हैं वो एक्सप्रेसली भी दिए जाते हैं। लाइक मीन्स कि अगर सपोज मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि ठीक है मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, तो वो मुझे एक्सप्रेसली मेरे से बोल सकता है ठीक है यार मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। या फिर इम्प्लाइडली का मतलब इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अगर मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपये में, और उसने क्या किया, ये 1 लाख रुपये मेरे पास भेज दिया, ये हो गया इम्प्लाइडली। उसने कंडक्ट से अपने इम्प्लाइडली बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए उसने अपनी इंटेंशन बता दी। लाइक हमने एग्जांपल और भी लिया था, वो एटीएम मशीन वाला, वो बूथ वाला, ये सब एग्जांपल इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 2 भी सेक्शन 10 से स्टार्ट होता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।